आज इंडिया टीवी चैनल लगा करके अपना लेके आऊँ वो उधर है, मतलब हल के साथ बैल जुटा हुआ और एकदम और आयोजन किया गया, मतलब हमारी बहनें जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी महिलाएं यहाँ पे सम्मिलित हुई हैं और भारत के कोने कोने से यहाँ महिला आई हुई हैं, जिसमें फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से भी बताया गया कि इस देश के अंदर जो महिला सशक्तिकरण है उसके विषय में फोटो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि फोटो प्रदर्शनी एक लगाई गई है जो बहन कुर्ती जी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है और मैं अपने कैमरामैन से आपको आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी फोटो प्रदर्शनी को दिखाएं करके हम लोग आगे आते हैं किस तरह से मदद कर। बस मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि चाहे एक टाइम भूखे रह लेना, चाहे कैसे भी कपड़ा थोड़ा हल्का पहन लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर आप। बस शिक्षा एक बहुत जो आप लोगों की एक पीढ़ी निकल गई, ठीक है, अब आप अपने बच्चों को पढ़ाएं जरूर। बिना पढ़ाई लिखे में आपको कितनी समस्या आती है, हर तरह की, कोई किसी पर भी दस्तखत करा सकता है, कोई कुछ भी, आप खुद नहीं देख पाते कि हमारा क्या चीज, कितना हमारा घाटा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कौन सी चीज कितने की। तो हमें बस हमारा जीवन तो चलो निकल गया, लेकिन अब हम अपने बच्चों का जीवन जरूर से जरूर उनको शिक्षा दिलाएं और लड़का और लड़की में कोई भेद न समझे, लड़की को भी उतनी ही शिक्षा दें कि मतलब कि उसको बराबरी से काम काज के लिए हर तरह से मतलब उसको सुविधा दें। स्पेशल बेटियों को और जरूर दें, अपनी बेटी को मतलब पूरा एक बार पति। और देखो आदमी शोषण नहीं करते हैं, औरतें करती हैं, आदमी नहीं करते हैं, औरतें बाहर तो आदमी बाहर रहता है, बाहर उसको कौन लगाता है, सास बताती है, बड़े बुजुर्ग औरतें तो बताती हैं कि देखो आज ऐसा हो गया, आज बहू ने ऐसा कर दिया या बिटिया ने ऐसा कर दिया। तो हम वो बात उसको बाहर न बता के आपस में बच्चों को समझाएं, आपस में बहू को समझाएं, आपस में मतलब उस चीज को समझे, क्योंकि उससे तो रार बढ़ने वाली, लड़ाई बढ़ेगी, कुछ नहीं है उससे हासिल होगा, कुछ नहीं हासिल होगा। तो आपको मतलब बच्चों की शिक्षा के लिए, इसलिए बेटी के लिए मतलब पूरा हाँ बेटी के लिए आप पूरा बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बेटी को पराए घर जाना है। बेटा तो अपने घर में उसको सब समस्या होगा पता ही है, तो वो तो सब लोग भेज लेगा, लेकिन बेटी को दूसरे घर जाना है, तो उसके लिए हमें उसको तैयार करना है। और ये बाहर भी जब थोड़ी देर पढ़ लिख जाएगी तो उसको अच्छा ही घर मिलेगा, जो आप उम्मीद रखें, घबराए नहीं। मतलब जब बच्चे को हम पढ़ाएंगे तो ईश्वर अच्छे खाने में आदमी सड़क में होता है, अच्छे खाने में लगता है, उसको अच्छी मंत्री समूह में 2008 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में सिफारिश की थी, जिसे आप हमारे घर में एक कविता आपको बढ़ के सुनाती हूँ, जो मेरी एक कविता बनी है कि वहाँ पे शादी ब्याह होते हैं, तो शादी ब्याह में कंडी ऊपर लाइट वगैरह तुम्हारे बुंदेलखंड में औरतें देती हो कंडी, मतलब औरतें बूढ़ी बुजुर्ग बच्चे सब कंडी देते हैं, तो ये बड़ा देख करके डर लगता है। तो मैं लिखा था हजारों अंधेरे अपने आप में समेटे हुए, मतलब जो औरत है तो कितने अंधेरे में पूरा रोशनी का कंडी रखे हुए करते हैं, लेकिन उसके जीवन में पूरा अंधेरे लगेगा। कंडी तो पूरा इतना ठंडा रखते हैं रोशनी का, लेकिन उसके जीवन में पूरा अंधेरे ही अंधेरा। तो ये लिखा है कि हजारों अंधेरे अपने आप में समेटे हुए, ठिठुरते हाथों में खाने हुए जो जगमगाता कंडी, उसको वही देख रहा, मतलब कि वो बुढ़ी है, सिंदूर के हाथों में पकड़े है, कैसे पकड़े है, भूखी है, प्यासी, कोई देख रहा उसको, मतलब है ना। तो हजारों अंधेरे अपने आप में समेटे हुए, सिंदूर के हाथों में थामे है वो जगमगाता कंदील, नहीं तो आप जगमगाती कंदील की एक भी किरण उस पर नहीं पड़ती, फिर भी वो क्या शिकायत करे, फिर भी वो किससे क्या शिकायत करे, क्योंकि वो जानती है कि चिराग तले अंधेरा होता है, चिराग तले ये के नीचे देखा आपने, या ऊपर जलता है लेकिन दिए के नीचे देखा, उसके नीचे अंधेरा होता है। ऐसी वो औरत रोशनी ले रही है, उसके जीवन में अंधेरा है। तो ऐसी कहने में आप सब अपने बच्चों को
पढ़ी लिखी होती है, कुछ लेकर जो है कुछ अब आपको ये सब चीजें समझ में आती। तो अब ये चलो कोई बात नहीं, जो गुजर गई तो गुजर गई, लेकिन अब अपने आप बच्चों का ध्यान रखें हैं, उनमें जागरूकता लाएं, समाज में जागरूकता लाएं। जब हम लोग औरतें ना पूरे घर की बुरी होती हैं, औरतें पूरे घर की एक बुरी होती है, मतलब पूरे उनके आसपास चक्कर चलता है पूरा, बिल्कुल चाहे कैसा भी आदमी हो। अपन कहते ना कभी अपने घर में कोई एक ऐसी कोई भाभी आती है, कोई मतलब जो पहले तो हमारे भैया अच्छे थे, जब तो एक भाभी आई तब तो हम लोग जवाब मार दिया। तो क्या होता है कि अच्छी हो चाहे बुरी औरत, पूरा घर चार पर घूम रहता है। तो आप मतलब कि गाँव में ऊर्जा का मतलब एक पूरा शक्ति का केंद्र है घर में, परिवार में आप में पूरी शक्ति है, आप जैसे चाहे घर को चला सकते हैं। तो आप मतलब अच्छी अच्छी बातें सोचिए, परिवार को किस तरह चलाना है, बच्चों को कैसे देखना है। तो ये बच्चे आपकी जीवन गुजर गया, आपके जो बच्चे आएंगे वो देखिए आप कितने मतलब जब आपकी रोशनी लेकर के आएंगे पूरे आपके जीवन में, और आपको भी अच्छी अच्छी मतलब बातें सिखाएंगे, आप भी उनके जीवन में सीखेंगे। मेरा आपके उद्देश्य यही है। हम लोग भी रजनी हमारी दीदी अपना प्रयास करती है कि इतना उन्होंने हमें बुलाया और हमने आपके सामने ये सब चीज बता रहे हैं। ये हम हर जगह जाकर के दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग जिन्होंने सरकार के जीवन अपना देखा नहीं है वो भी हमारे जीवन को समझे, हमारे दर्द को समझे, कैसे आगे बढ़े, तो कैसे बात करते हैं, कैसे चीज करते हैं। जब चार लोगों पर मिलते हैं तो सब कुछ सीखते हैं ना, तो यही सब बातें हैं। वो इतना प्रयास करेंगे तो आप लोगों को मतलब साथ देना है और यहाँ पर एक जो हम कार्य कर रहे हैं आप आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन को क्या करेंगे। धन्यवाद। जय भीम। समस्याओं को जो उजागर किया है और आपसे उम्मीद है कि आप उन समस्याओं को देख के उनसे पाने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिए थे अपनी समस्याओं से ऊपर उभरने के लिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा हमारा पहला मूल मंत्र है, जिसके द्वारा बिना शिक्षा के हम अपने अधिकारों को नहीं ना तो हम समझ पाएंगे ना उन्हें पाने की कोशिश करेंगे। संगठन हमारी एक इतनी बड़ी ताकत है, कहते हैं कि ना अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, उसी तरीके से अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे संगठन की शक्ति बहुत मजबूत है। मैं भी महिलाओं के मुद्दे पे काम करती हूँ आज जैसे महीने के लिए, लेकिन मेरे मन में जो समाज के प्रति, जो आप लोगों के प्रति जो भव्य भाव उठते थे, उनको मैंने अपनी कविता के रूप में आपके सामने लिखा है, जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। और आप उन्हें समझिए कि भाई ये क्या चीज है और इससे कैसे किस तरीके से पाठ पाया जा सकता है। पहले तो जो कविता है जो मेरी जीवन की पथरीली राहों पर, जीवन की पथरीली राहों पर गिर कर संभलना सीख लिया है मैंने। औरत बच्चे भागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं। आपने समझा? मैं औरत हूँ, कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं। आरक्षण कोई भीख नहीं, रजनीकांता माधुरी जैसी कड़ियों से जुड़कर, आप जैसी बहनों से जुड़कर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। दहेज के अंगारों में जलकर सोने से शुद्धता पाई है मैंने। शक्ति आग में जली मगर, शक्ति आग में जली मगर फौलादी मजबूती पाई है मैंने। समाज के इन ठेकेदारों से जूझने की कसम खाई है मैंने। औरत कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। औरत हूँ, घुटन भरी जिंदगी को आपने देखा होगा, औरतें अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, वो ना किसी से कुछ कह पाती है ना सुन पाती है। पति ने मारा तो चुप होकर सहन कर लिया, सास ने कुछ कहा तो चुप होकर सहन कर लिया। तो उसी बात को मैंने लिखा है, घुटन भरी जिंदगी को आवाज देना सीख लिया है मैंने। मतलब ये हुआ कि आपकी आवाज सुनी जाएगी। पूरे समाज घुटन भरी जिंदगी को आवाज देना सीख लिया है मैंने। सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलने की कसम खाई है मैंने। फांसी पर नहीं, प्रेम के हिचकोले खाने की कसम खाई है मैंने। समाज के इस ढांचे को बदलने की कसम खाई है मैंने। औरत कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया मंच पर जीवन की पथरीली राहों पर, जीवन की पथरीली राहों पर गिरकर संभलना सीख लिया है मैंने। औरत कच्चे धागे में पिरोई कोई मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर और हम लोग राष्ट्रीय श्रमिक अधिकार मोर्चा के मैं इनसे
मिली कि उत्थान विकास के लिए आप संघर्ष को समझा है, मेरे पेरेंट्स के द्वारा हर चीज को समझाया, तभी मैंने इसको अपने कविताओं और चित्रों में इस चीज को उतारा। चित्रों में उतारने का मेरा एक खास कारण ये है कि जो हमारी बातों को या हमारे जीवन संघर्ष को एक अनछुए पहलू को जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो वो इसके माध्यम से हमारी व्यथा समझ सकें कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये चित्र कविताएं जैसा कि कुंती बहन जी बता रही हैं कि अपने चित्रों के माध्यम से इस देश की महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से मार्गदर्शन कर रही हैं। तो जिस जगह से मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करती हैं और मध्य प्रदेश में इतना दलित उत्पीड़न है, इतने लोगों के साथ में अत्याचार होते हैं, तो उस विषय में संस्था है, तो हम समय समय पर उसके लिए दलित वर्ग के लिए कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, तो जागरूकता के लिए महिलाओं को एकत्रित करते हैं ताकि वो कम से कम अपने अधिकारों को जाने और समझें। उत्तर प्रदेश की मैं रहने वाली झांसी उत्तर प्रदेश में आता है, चीजों को जागरूक करने के लिए। जैसा कि अभी कुंती बहन जी हमारे साथ थी, तो मैं एक बार इनसे और कहना चाहूँगा कि क्या इस आवाज इंडिया चैनल के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाज इंडिया के लिए? मैं सबसे दलित बहनों को, अपने दलित वर्ग से बिलोंग करने वाले भाइयों को मैसेज देना चाहूँगी कि वो शिक्षित और विशेषकर अपनी बच्चियों को जरूर शिक्षा प्रदान करें। बच्ची और बच्चियों में, लड़कों में, लड़की और लड़कों में भेद न रखें और शिक्षा पर बहुत बहुत आवाज इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपको लाने जा रहा हूँ। रजनी तिलक जी बहन जी है, हमारी समाज सेवी और लेखिका भी है, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले पे भी एक साहित्य लिखा है, खुद ने घर क्यों छोड़ा इस पे भी साहित्य लिखा है, शांताबाई दानी पे भी एक साहित्य लिखा, नाजा भी एक पुस्तक लिखी है, पद चाप के नाम से भी एक पुस्तक लिखी है, समय कालीन दलित महिला लेखन पे भी एक किताब लिखी है, मुक्ति काती दलित नायिका पर भी एक पुस्तक लिखी है, और डॉक्टर अम्बेडकर और महिलाएं इस विषय पर भी एक पुस्तक लिखा है, और साहित्य के माध्यम से इस देश की महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं और साथ साथ इसके कविता संग्रहालय करके उसके माध्यम से भी इस देश की दलित शोषित पूरी समस्या महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। तो मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ रजनी दीदी से। जय भीम, जय भीम और जय सावित्री फुले। हम लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि जो महिलाओं पर हिंसा होती है उस हिंसा के खिलाफ ये अभियान है। अमूमन तो हम धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक आर्ट भी है जो हिंसा को अभिव्यक्त करता है। आप देखे होंगे कि यहाँ पर जितने भी चित्र है, कुर्सी के चित्र है, उसमें उन्होंने दलित महिलाओं की हिंसा को उजागर किया है। उसके अलावा जो यहाँ पर 17-18 कुर्सियाँ हैं जो दलित लेखिकाएँ हैं, उनकी कविताएँ हैं, और उन कविताओं में जो स्त्रियों का संसार है, उनका जो संघर्ष है, लड़ने की जो देश की करोड़ों बहनों को ये तो समझना पड़ेगा कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है, जो सम्मान की लड़ाई है, अपने पाँव पे उन्हें खड़ा होना होगा और अपने पाँव पे खड़े होने की जो भी माध्यम है, सरकार के साथ उन्हें एक दस्तक देनी पड़ेगी और खुद को अपनी लड़ाई के लिए खुद खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि कोई उनको आगे बढ़ाएगा ये वो ना सोचे। यहाँ तक कि दलित क्षेत्र भी लोग बहुत अच्छे हैं, उन्हें खुद आगे आना होगा और उनको अपनी लड़ाई लड़नी होगी। सावित्रीबाई फुले को अपना प्रेरणा से चलाना पड़ेगा, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ी, जो आत्मसम्मान के लिए लड़ी, जो अपने स्वावलंबन के लिए लड़ी, वो अपनी लड़ाई स्वावलंबन की लड़ाई को आगे जारी कर सम्मान की लड़ाई, डिग्निटी की लड़ाई को ताकि अगर कहीं किसी के साथ अत्याचार होता है या बलात्कार होता है तो बहनें अपने आप उस लड़ाई को लड़ सकें, वो खुद खड़े होकर उस लड़ाई के लिए आगे नेता बन के आगे बढ़ सकें और अपनी आवाज़ उठा सकें। नहीं तो क्या होता है कि उनके साथ जो लोग अत्याचार होते हैं उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। दलित नेतृत्व भी कई बार वो उतना ध्यान नहीं देता, जैसे खेलनान जी में हुआ। खेलनान जी की दलित लेखिकाओं ने लीडरशिप ली, तो ऐसे ही लीडरशिप लेने की जरूरत है महिलाओं को भी, और यही हमारा अभियान है कि
महिलाएं जागरूक होकर अपनी लड़ाई लड़ सकें और अपना परिवार भी अच्छा चला पाएंगे, अपना समाज भी अच्छा चला पाएंगे और अच्छी नीति मिल जाएगी। जी आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे बहन रजनी जी ने अपनी आवाज़ को बुलंद करा, इसके लिए इनको बहुत जय भीम। विषय पर हमने कुछ मांगे तैयार की है जो हम केंद्र सरकार को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। उसमें करीबन 28 मांग सूत्र का मांगे है वो प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं कुमारी राजेश्वरी को आमंत्रित करूंगा। कुमारी राजेश्वरी चौधरी जो अपने बुंदेलखंड शिक्षा अभियान की जो परियोजना चल रही है उसी के नाम से शिक्षा को लेके काम कर रहे हैं, जो अपने झांसी से करीब 45 किलोमीटर दूर चिरगा ब्लॉक है जहाँ के हमारे 25 गांव सघन है। 25 गांव में हमारे 53 स्कूल हैं जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें से कुछ उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है जहां पर हमारा काम चल रहा है शिक्षा को लेकर। हर गांव में नेकडोर ग्राम दलित शिक्षा समिति का गठन है जिसमें 15 लोगों की कमेटी है जिसमें आधी महिला आधे पुरुष है। बुंदेलखंड शिक्षा अभियान जो परियोजना के अंतर्गत शिक्षा का काम संचालित है और परियोजना में दलित आदिवासी अल्पसंख्यक जो अपने समुदाय 6 से 14 वर्ष के बीच बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार एवं उनकी शिक्षा और उन बच्चों को 100% दाखिला दिलाने में हमारी भागीदारी और हमारे शिक्षा समिति के कार्यकर्ताओं की भागीदारी है और मजबूत करने के लिए हमारी शिक्षा के साथ साथ दलित आदिवासी समुदाय को जागरूक करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ एवं चेतना गीत के माध्यमों से शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चेतना गीतों के माध्यम से शिक्षा अधिकार अधिनियम और सुनिश्चित है कि जो बाबा साहब के नारे थे वो हम सभी समाज और सभी संगठनों और सभी को बताते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। मतलब उनके बीच में अगर कोई ऐसी बात है, चाहे तो महिला हो, गांव में खास तौर से ये होता है कि आगे बढ़ने के लिए खास तौर महिलाओं को रोक दिया जाता है कि अगर हमारे समाज और हमारे दलित आदिवासी अगर कोई पिछड़ा वर्ग यहाँ से महिला निकलती है तो उसको वही रोक दिया जाता है। तो ये तो हमारी शिक्षा की है। अब हमने जो इसका काम 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए तो उस गांव से जो अपने चिरगांव ब्लॉक के गरुका गांव से हम 2 बालिकाओं को लेकर झांसी आए हैं। तो झांसी में जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी और हमें रास्ते में रोका। इसके बाद हम लोगों ने हार नहीं मानी। अगर तो हमने कहा मुझे मार डालोगे, अगर मुझे मारोगे तो हम जैसी कई बहनें हमारे साथ काम कर रही हैं, तुम एक को मारोगे कई को मारोगे, नहीं मार पाओगे। हमने कि अगर हम इस धरती पे आज मरते हैं तो अपनी जगह हमने हजारों बहनें तैयार कर ली हैं जो हमारे यहाँ से कोई भी अगर महिला अगर डरती है तो हमने उधर हार नहीं मानी और जाके हमने ये बात अपने पूरे स्टाफ और अपने वहाँ पदीय अधिकारियों को सभी ने आज डिस्ट्रिक्ट के सभी को सूचना दी है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। और हम चुनौती बताते हैं आप लोगों को कि जो 14 अप्रैल को बाबा साहब की हम लोगों ने जयंती चिरगांव जो कलेक्टरगंज में हम लोगों ने बड़े धूमधाम से रैली निकालकर जुलूस निकालकर पूरे ब्लॉक में हमने महिलाओं का आयोजन किया था जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ माननीय सर मुकुंद राज जी को भी वहां आमंत्रित किया था। और हमने कहते हैं कि पार्टियों वालों को नहीं बुलाया जाता, लेकिन हमने एक मंच पे सभी पार्टियों वालों को वहाँ बैठा दिया है। अपनी पार्टी किसी राजनीतिक से नहीं है और हमने इसी मंच पे तीनों की तीनों पार्टियों कांग्रेस को, सपा को और बीजेपी को हमने एक मंच पे बिठा दिया है। अपनी संस्था माननीय नेकडोर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन नेकडोर के तहत
हमने जो चुनौतियां झेली हैं और हम उनका सामना कर रहे हैं, ना हमने हार मानी है, ना हार हम कभी मानेंगे और ना हम हार किसी को मानने देंगे। जैसी का है कि जो बुंदेलखंड शिक्षा अभियान की जो परियोजना है, उसके तहत हम अपने दलित समुदाय के बीच एक जागरूकता ला रहे हैं। उसी के तहत और हम हर परिवार को जगाने का काम कर रहे हैं, जो अपने परिवार में कई गाँव में ऐसा है कि कई को मालूम नहीं है कि नेकडोर संस्था क्या है और हम दलित के लिए क्या काम कर रही है। तो हमने घर घर जाके हर महिला, हर भाई, हर पुरुष को जानकारी दी है कि नेकडोर संस्था हम आपके लिए रिश्ता अपने परिवार, अपने समुदाय और अपने समाज के साथ नहीं बना पाए, सिर्फ अपने रिश्तेदारी से ही मतलब रखते थे। लेकिन हम इस नेकडोर के आने से हमें सिर्फ अपना परिवार मिला था, लेकिन यहाँ आने से तो हम अपने परिवार, समाज और हमने अपने देश और अपने गांव वालों को साथ में लेके आज बहुत खुश हैं और हमारे करोड़ों माताएं बहनें हमारे साथ में हैं। और हमने इस संस्था में आके अपने संस्था की पहचान बनाई है और मुद्दों की पकड़ की है। जो गांव में जाते हैं हम लोग, जभी तो जान पाएंगे कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे मध्याह्न भोजन स्कूल में है, जो हम मध्याह्न भोजन स्कूल में जैसे चेक करने जाते हैं तो स्कूल में कमियां पाई गई कि दलित बच्चों के साथ जो बच्चों को थालियां नहीं दी जाती थी, तो हम लोगों ने टीएम जो माननीय तनवीर जफर अली जो है, जो जिला के मुखिया झांसी जिले के हैं, उनको हमने दी है। तो माननीय उन्होंने फिर दबंगपट्टी के जो वहाँ के प्रधान है, उन्होंने हमें डराया धमकाया है कि अगर तुम मास्टर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करती हो तो हम तुम्हें यहाँ कभी तुम्हें इसी जमीन में गाड़ देंगे। अगर नेकडोर संस्था क्या है, नेकडोर संस्था हम आपके लिए क्या गुलाम है? गुलाम अगर हमारे बच्चों के साथ अगर भेदभाव को लेकर अगर कोई चल रही है बात, हम कभी सहन नहीं करेंगे, ना अपने समाज को करने देंगे और ना ही हम कभी करेंगे। इस बात को लेकर हमने शिक्षकों और प्रधानों और हमने सरपंचों और विधायकों और हमने बीएसए के जितने भी अधिकारी हैं, सभी के साथ हमने अपनी बैठक की है, सभी के साथ हमारी बातचीत हुई है। इसी के तहत जो हमारे उनके साथ ऐसा तालमेल बन गया है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हो। लेकिन ये सब जानकारी हमें संस्था में आने के बाद हुई। इसके पहले तो सिर्फ अगर कोई कार्य होता था जब ही हम अधिकारी के पास जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा है कि जैसे हमारा तालमेल ऐसा बन चुका है जैसे हम उनके पास रोज ही बैठते हैं। तो सरकारी योजना के बारे में जानकारी बढ़ी कि जो सरकारी योजना हमें बस इतना मालूम था कि बीपीएल कार्ड है, इनके बारे में किन किन जैसे दलित के लिए इतना आया है, पिछड़ा वर्ग के इतने लिए, सामान्य के लिए इतना है, वो जानकारी जो हमें अपने दलित समुदाय के लिए यहाँ आके हमें अपने नेकडोर संस्था में पूरी जानकारी आके यहाँ मिली। धन्यवाद साथियों, जय भीम। अपने नारों में जोश होना चाहिए। बड़े बड़े कानून जो बने हैं ना देश में, ये संगठन के बलबूते पर बने हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय दलित महासभा के बुंदेलखंड के अध्यक्ष माननीय जगदीश भास्कर जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा, वो स्टेज पर आएंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बुंदेलखंड शिक्षा अभियान जो परियोजना चल रही है, उस परियोजना को सफलता के दिशा में ले जाने के लिए राष्ट्रीय दलित महासभा की भूमिका बहुत ही अहम रही है। वो कैसे रही है वो जगदीश जी आपको बताएंगे। माननीय जगदीश जी। और दलित आदिवासी समाज में जन्मे बिरसा मुंडा महाराज जी को नमन। आज के मंच पर विराजमान माननीय हमारे गुरु उपाध्याय जी को नमन करते हुए सभी भाई बहन को जय भीम। आज हमारे राष्ट्रीय दलित महासभा संबंध नेकडोर के माध्यम से हर प्रदेश से आई हुई बहनें भाई उनको नमन करते हुए कि आज अपना अमूल्य समय बिता करके
परेशानियां झेल करके आज हमारे दिल्ली में आए हैं। तो मैं उनसे जो भी परेशानियां हुई हो उनसे मैं माफी मांगता हूं कि अपनी लड़ाई के लिए अगर कुछ परेशानी भी झेलना पड़े तो भाई कोई बहन बुरा न माने, कोई भाई बहन बुरा न माने। तो 13 जिले में हमारा इसका कार्य चल रहा है। आज मैं निवेदन करता हूं कि आज जो राष्ट्रीय दलित महासभा की हम और आपको क्यों जरूरत पड़ी। बहन भाई इसलिए जरूरत पड़ी कि आज हमारे भाई और बहन एक टमाटर और प्याज की सब्जी नहीं खा पा रहे। आज हमारे बच्चे अशिक्षित होते चले जा रहे हैं। तो मेन धन क्या है हमारे लिए? जिन भाइयों के पास 4 एकड़ जमीन थी, आज हमारे वो भाइयों के पास एक 10 फीट का कमरा बनाने के लिए भी जगह नहीं बची। इसलिए जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारती जी प्रधानमंत्री के समक्ष बात रखते हैं तो कुछ लोगों का जवाब ये होता है कि भारत को आजाद है, एक सोने की चिड़िया है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कहते हैं कि हम कैसे समझें? पूरे देश के अंदर अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने दलित भाई बहनों को मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। योजनाएं बन जाती लेकिन उन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंचता। हमारी झांसी जिले की ही एक बहन ने अपनी पीड़ा सुनाई और निश्चित रूप से ये पूरे देश की स्थिति है और इस स्थिति से हमें हताश या निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके बीच में आपके हितों के संघर्ष के लिए नेक तोड़ के मजबूत साथी हैं। ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बिना लड़े हमें कुछ नहीं मिलता। और हमने तो इतिहास में सीखा है, झांसी एक छोटी सी जगह थी, बहुत बड़े बड़े राजे महाराजे इस मुल्क की सरजमी पर आए। हैदराबाद के निजाम हो या भोपाल के नवाब हो या कोई बहुत बड़े राजे महाराजे हो, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जन्म लेने वाला बच्चा भी झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई और छलकारी बाई का नाम जानता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया। और आपके संघर्ष के लिए ये सभी साथी आपके साथ खड़े हैं। मैं निश्चित रूप से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री हूं और मैं मनरेगा की वो भावना, जिस भावना से श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल जी ने देश के हर गांव में इस योजना को लागू किया था, उसमें राज्यों में होने वाली गड़बड़ियों के बारे में भली भांति जानता हूं। आपको 100 दिन का काम नहीं मिल पाता, काम अगर मिले तो पेमेंट नहीं मिल पाता। बहुत सारी जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, कानून बन गया, कानून की एक ऑपरेशनल गाइडलाइन बन गई, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता। आज बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से आपके जो मांग पत्र में हम देख रहे हैं 300 दिन का काम, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर, जिले के स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर देखते हैं तो हमारे मजदूर भाइयों को 30 दिन, 40 दिन, पूरा जो हमारा राष्ट्रीय औसत है वो औसत 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। प्यासा कुएं के पास पहुंचे या कुआ प्यासे के पास पहुंचे, लेकिन प्यासे की प्यास तृप्त हो जाए और कुएं का भाव तृप्त हो जाए। आज उसी के लिए, और जो फरवरी में मनरेगा दिवस होता है, इसके जो परिणाम निकलेंगे उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। आज निश्चित रूप से मनरेगा से संबंधित आपकी जितनी मांगे हैं, क्योंकि हम काफी समय आपके बीच में रहना चाहते थे, लेकिन चूंकि भारत सरकार के मंत्री होने के कारण लोकसभा चल रही है तो कुछ डिस्कशन है हमारे मंत्रालय के, जिस कारण
हम आपके बीच में से जा रहे हैं, लेकिन आपके जितने भी इससे संबंधित बिंदु हैं, उन बिंदु पर हम अपने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में कोई ना कोई रास्ता निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। आज आपके बहुत सारे विषय हैं, हम देखते हैं गांव के अंदर जिनके लिए इंदिरा आवास मिलना चाहिए, जिसको अब 70,000 रुपए की धनराशि कर दी गई है, बैंक से 20,000 रुपए का लोन बिना ऋण का, वो आप तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहा। जहाँ इंदिरा आवास बनता है वहाँ पानी नहीं है, पानी है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो वो लाइट आती नहीं है, और एक ही गांव में 2 गांव दिखाई देते हैं। उसको नहीं मालूम रहता था कि दुनिया कैसी है। सुबह 4-5 बजे उठी, घर पे सफाई की, अगर भैंस है, गाय है, पानी बनाने में लग गई, 5 किलोमीटर दूर पानी भरने चली गई, उसके बाद बच्चों को तैयार किया, फिर खाना बनाया, फिर दिन भर एक मशीन की तरह रहती थी, और 100 रुपए भी उनके पास नहीं होते थे। निश्चित रूप से पुरुष और महिला दोनों 2 पहिए हैं, लेकिन अगर हमने महिला शक्ति को मुख्यधारा में नहीं रखा, और आज हमने मनरेगा का ये प्रभाव देखा है कि हमारी महिला शक्ति 52% इस कार्यक्रम से जुड़ी है, इस कानून से जुड़ी है। आज उसका अपने नाम से अकाउंट है, वो खुद पैसे निकाल सकती है, खुद बैंक के दरवाजे पे जा सकती है, और ये सब उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ लोग शिक्षित थे। हम संगठित हो और शिक्षित हो, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे मन में एक आग हमेशा जलना चाहिए, क्योंकि चाहे हमारे किसी जाति के लोग हों, चाहे वो हमारे दलित भाई हों, आदिवासी भाई हों, अल्पसंख्यक हों, अगड़े हों, पिछड़े हों, सवर्ण हों, सबको परम प्रभु परमात्मा ने एक ताकत से निर्मित किया। आपके अंदर भी वही ताकत है जो टाटा बिरला अंबानी के अंदर है। इस देश के अंदर कोई व्यक्ति माँ की कोख से बनकर राजा पैदा नहीं होता। जो लोकतंत्र आज इस देश में आया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा, सारे लोगों ने वो लोकतंत्र का निर्माण किया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली एक दलित महिला सुनीता विलियम है, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर बैठने वाली श्रीमती मीरा कुमार है, लेकिन उनके अंदर एक आग थी। हमें वो आग अपने अंदर ठंडी नहीं करना है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना, और हक की लड़ाई लड़ते समय हमें अपने दूसरे भाई बहनों को भी पीछे नहीं रखना है। हमारे मन में एक भाव होना चाहिए कि ये देश जब भी मजबूत हो सकता है जब हमारी दलित जाति भी मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि जहाँ पर हमारे मन में आग नहीं होगी तो हम लोग देखते हैं आज भी कई गांव ऐसे हैं, कानून बना दिए, सोनिया जी ने कानून बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया, राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कानून बना दिया, लेकिन कहीं से निकल रहा है कोई बड़ा आदमी है उसके दरवाजे से सिर झुका के निकल रहे, जूते हाथ में लेके निकल रहे, उनके कुएं से पानी नहीं भर सकते, उनके हैंडपंप से पानी नहीं भर सकते। पानी पे किसी के बाप का हक नहीं है। ये पानी, ये जमीन, ये हवा हम सब के लिए है, लेकिन उसके लिए हमारे मन में अपमान पीने का भाव नहीं होना चाहिए। हमारे मन में वही संघर्ष का भाव होना चाहिए जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई में था, वीरांगना झलकारी बाई में था, और वीर गुलाम बोस खां में था। आज बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में जो संदेश दिया, वो संदेश हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमें किसी दूसरे को
पीछे नहीं ढकेलना। हमें सबसे पहले संगठित होना है और संगठन के माध्यम से एक उद्देश्य बनाना है कि हमें शिक्षित होना है, और शिक्षित होने के साथ साथ हमारे अंदर की आग कि हमारे लिए जितनी योजनाएं बनी, आज हम देखते हैं हमारे ललितपुर के अंदर हम लोग गए थे, जो हमारी बहन जी हैं, सहारिया जाति के लोगों को, आदिवासी जाति के लोगों को, दलित जाति के लोगों को, जिनको हमने अभी भारत सरकार से 5000 आवास स्वीकृत कराए जो उनको मिलेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि उनको कागजों में जमीन आवंटित कर दी। जमीन पर कोई दबंग आदमी कब्जा करे, 10 बार वो डीएम के पास जा रहे, 10 बार एसपी के पास जा रहे, जनता अदालत में दे रहे, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हो रहा। निश्चित रूप से ये हकों पर डाका केवल एक जिले में नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत हमारे देश में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अगर हम उस लाठी को तोड़ सकते हैं तो वो लाठी हम संगठन से तोड़ सकते हैं। कोई लाठी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो विशाल वट वृक्ष से टकरा जाए। हजारों लाखों लाठियां उस वट वृक्ष के सामने टूट जाएंगी। हमें विशाल वट वृक्ष बनना है कि कोई लाठी हमें दबा नहीं पाए। हम लोग एक संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं और हमारी मीटिंग है, तो उस कारण से हम आपको प्रणाम करते हुए आपसे विदा ले रहे हैं। निश्चित रूप से कल हमारे जो नेकडोर के साथी आगे की रणनीति अवश्य ऐसा बनाएंगे, और हम चाहते हैं कि एक सम्मेलन, क्योंकि आपने देश की राजधानी में किया, हम चाहते हैं कि नेकडोर वाले एक पूरे बुंदेलखंड का सम्मेलन, पूरे देश का सम्मेलन झांसी या ललितपुर में करें, ताकि हम आपको एक होस्ट के माध्यम से, आप गेस्ट रहेंगे, हम होस्ट रहेंगे, हम आपकी खिदमत कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। आप लोगों ने सुना, काफी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सकारात्मक पहलुओं पर इन्होंने चर्चा किया और इन्होंने विश्वास दिलाया, इन्होंने महसूस भी किया कि जो भी चीज हमारे लिए होना है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है, इसका कहीं न कहीं किसी न किसी कड़ी में कमी तो है। इस बात को भी इन्होंने महसूस किया। अब है कि मिलकर के हमको कैसे इस चीज को पाना है। मैं माननीय अशोक सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि माननीय मंत्री जी का धन्यवाद दे, और ये कार्यक्रम जो है चलता रहेगा। अशोक सिन्हा जी। सभी साथियों को जय भीम। उस सम्मेलन में मदद करें और हम लोग अपने पूरे चीजों को आगे लेकर के बढ़े। मैं सुषमा जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारा 20 सूत्री जो मांग है, आप उसको मंत्री जी को दें, ताकि मंत्री जी अपने स्तर से मतलब कि उसको प्रयास करें कि हम लोगों का जो अधिकार का मांग है उसको दें। निश्चित रूप से इस देश के अंदर अगर विचार ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है, तो हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चैनल एक सशक्त माध्यम है। न्यूज और व्यूज और अपने लोगों की आवाज़, कैसे देश की आवाज़ बने, उसके लिए ये चैनल बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। और ये देश जब भी मुख्य धारा में आ सकता है जब सारे लोगों को एक समान से उनका हक और अधिकार है। आप कानून के बारे में और जानना चाहते हैं? हाँ बोलिए, जानना है कि नहीं? जोर से। पीएस कृष्ण साहब हमें कुछ कानूनों के बारे में बताएंगे। आप बजट के बारे में जानना चाहते हैं? बजट में कैसा हिस्सा होता है दलितों का, जानना है? उसके बारे में बताएंगे तो कृष्ण साहब बताएंगे, ठीक है? क्योंकि कानून में बारीकी होती है, बजट की योजना में बारीकी होती है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने। मैं कृष्ण साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके सामने अपनी बात रखें। बच्चों सबको मेरा नमस्कार। मैं अशोक भाई जी को प्रतीक्षा कर रहा था कि उनको किसी
अशोक भारती को मैं इंतजार कर रहा था, उनको मिस कर रहा हूँ। तो मैंने सुना कि किसी जरूरी कार्यक्रम को देश से बाहर जाना पड़ा और कल आएंगे। पहले नागदौर, अशोक भारती और उनके साथियों को मैं अपनी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि ये रैली यहाँ संयोजित किया और कल भी बड़ा आपका कार्यक्रम है और मुझे निमंत्रण किया। मेरे जो अनुभव है जो आपके लिए फायदे में आ सके वो आपके सामने पेश करने के लिए ये मौका मिला। आपका जो 20 सूत्री कार्यक्रम है जब ये बनाया था तब भी मैं आपके साथ था पिछले दिसंबर में। इसमें बहुत जरूरी बातें इसमें आए हैं। 2 चीजें हमें याद रखना है, एक है कानून और उसका कार्यान्वयन, दूसरा स्कीमें। उसमें एक का नाम अभी बताया गया, मनरेगा। कानून के हद तक आपने पहले ही कहा है कि आबादी के अनुपात में रकम अलग रखा जाए। हमारे प्लान में लाखों करोड़ों रुपए रखे गए हैं। शेड्यूल कास्ट का हिस्सा, शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा आबादी के अनुरूप उनके लिए खर्चा करना चाहिए, दलित आदिवासियों की प्रगति के लिए और समानता हासिल करने के लिए। ये सिद्धांत मान के बहुत जमाना हो गया है। इसी के तहत शेड्यूल कास्ट के लिए एक विशेष योजना जिसका अंग्रेजी में नाम है स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट, विशेष अंग योजना, और ट्राइबल आदिवासी के लिए आदिवासी उप योजना। ये 2 बनाए गए जिससे देश के पूरी योजना का जितना पैसा हो इसके जरिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित आदिवासियों को मिल सके, क्योंकि दलित आदिवासी हर मायने पर इस देश में सबके नीचे हैं। साक्षरता हो या उच्च शिक्षा हो या जमीनी अधिकार हो, सब में नीचे है। वैसे ही कुपोषण बहुत ज्यादा है, बच्चे ज्यादा मर जाते हैं, औरतों की तबीयत भी बहुत बुरी रहती है और आयु और बल कम है। जिनकी उम्र ज्यादा है उसमें SC/ST कम मिलते हैं, जल्दी उनका मौत हो जाता है। तो इसलिए उनको बराबरी का मतलब क्या है? जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनमें जो मर्द हैं, जो शहरों में वही सबसे ऊंचे हैं, तालीम में, सेहत में और नौकरियों में, ऊंची नौकरियों में, सब में वो सबसे आगे है। वहां तक पहुंचना चाहिए, तो नहीं उतारना, लेकिन हमारे लोगों को ऊपर चढ़ाना है। तो लक्ष्य यह है कि बराबरी का मतलब यह है, बराबरी हमारे संविधान में है। संविधान का मुख्य निर्माता कौन कोई जानता है? डॉक्टर अंबेडकर। वो नाम नींद में पूछे तो आपका आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए, आपकी जीव में आना चाहिए। हमारे संविधान क्या बोलता है? देश को कैसे चलाना है, किस दिशा में चलाना है, ये सब उसमें रचाया गया है। इसमें दलितों के, आदिवासियों के, गरीबों के, महिलाओं के, बच्चों के, मजदूरों के, इनकी सबकी बातों में बाबा साहब के ख्यालात आगे है जाना। और हमारा लक्ष्य भी लिखा गया उसमें, समानता, स्वतंत्रता, आजादी। आजादी का मतलब अंग्रेज जाना ही नहीं, हमारे देश में आपस में भी मालिक और नौकर का फर्क नहीं रहना चाहिए।
सबको मालिक बनना चाहिए, साथ साथ कोई अकेला मालिक नहीं, देश में सभी मालिक बनना चाहिए। तो ये आप याद रख लीजिए, शेड्यूल कास्ट का प्लान, दलितों की विशेष योजना और आदिवासियों की उपयोजना, ये ठीक नहीं चल रहा है। शेड्यूल कास्ट का योजना मैंने ही शुरू किया था, शुरू करके 35 साल हो गए। जो फायदा मिलना था फर्जी आंकड़े दिखा के और कहीं खर्चा करके, किसी का नाम दिखा के, किसी का नाम दिखा के ऐसा चल रहा है। इसको खत्म करके ये पूरा रकम इसी के लिए खर्चा हो, इसी के लिए खर्चा हो, इस वास्ते इसको अच्छी तरीके से इसका रूपरेखा बना के कानून बनाने का प्रयास है। तो याद रख लीजिए, कानून चाहिए, आपका हिस्सा है, ये ठीक नहीं है। आपका हिस्सा शेड्यूल कास्ट का आबादी के मुताबिक सारे देश में 100 में 16 और आदिवासी का 100 में 8, दोनों मिलके 1/4। इसको अलग रखना चाहिए, अलग रख के प्लान करो और 19 स्कीमों पर खर्चा करो, इसका फायदा सीधे शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और उनको ही पहुंचे और किसी को नहीं। ये उनकी योजना है, उनकी गैर बराबरी हटाने की योजना है, वही उसमें रखना चाहिए। उनके व्यक्तियों के लिए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी बस्तियों के लिए, उनकी संस्थाओं के लिए, और किसी लिए खर्चा नहीं करना। फिर एक बड़ा ब्रिज बना के शेड्यूल कास्ट की उसके ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो नहीं चाहिए हमें। ये चोरी है, ये दिल्ली में हुआ था, आपको हम लोग को मालूम है। कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्लाईओवर बनाए और उसमें शेड्यूल कास्ट को पैसा भी लगाए और कहा, जब सवाल आया शेड्यूल कास्ट उसमें जा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब उसमें जा रहे हैं, इसलिए उनका भी वो गलत है, वो नहीं चाहिए हमें। उससे आपके लिए जो होना चाहिए वो नहीं होगा। आपके लिए क्या चाहिए? हर गांव में, हर देहाती शेड्यूल कास्ट जो है, दलित जो है, उनको जमीन मिलना है या नहीं? मिलना चाहिए। खेती की जमीन मिलना है। अगर खेती का जमीन ना हो तो आप क्या होंगे? खेत मजदूर रहेंगे। खेत मजदूर का मतलब क्या है गांव में? गुलाम। तो गुलामी, देश आजाद और आप गुलाम, ये कैसे हो सकता है? तो जमीन होना चाहिए हर परिवार को। उसके साथ गांव में जो शेड्यूल ट्राइब रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब तो ज्यादातर दूर में रहते हैं, शेड्यूल कास्ट को पाताल में थोपा गया, शेड्यूल ट्राइब में दूर में फेंका गया। लेकिन कुछ शेड्यूल कास्ट गांव में भी हैं, शेड्यूल ट्राइब, उनको भी जमीन मिलना चाहिए। इसके साथ जो दूसरे खेत मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं है और खेत मजदूरी करें, उनको भी देना चाहिए। हम नहीं चाहते सिर्फ शेड्यूल कास्ट की भलाई हो, बढ़ाई चाहिए, लेकिन उनके साथ और भी जो पिछड़े वर्ग हो, या पिछड़े मुसलमान हो, या पिछड़े ईसाई हो, उनकी भी भलाई हो जाएगा। लेकिन हमारी दृष्टि होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हर एक को जमीन मिलना चाहिए। तभी तो आप में ताकत आके आप छुआछूत का सामना कर सकेंगे। छुआछूत अभी हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है। आप क्यों उसके खिलाफ नहीं लड़ पा रहे हैं? इसलिए कि जो वो कर रहे हैं वो आपके मालिक हैं। तो आप आपसे कहेंगे, अच्छा तुम्हें समानता चाहिए तो कल से मजदूरी नहीं, तो पैसा नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा।
भाई बोल सकेंगे नहीं, हम भी जूते पहनेंगे, हम भी मंदिर हो या गिरजा जो भी हो प्रार्थना के लिए हम भी जाएंगे और हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे बच्चे भी तालीम के लिए जाएंगे। ऐसे बोलने का और हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं रहेगा। जो आप कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। तो ये हक आपको मिलना चाहिए। आपको ताकत मिले तो आप कर पाएंगे, ताकत मिलेगी जरूर चाहिए, वो एक बड़ी बात है। उसके लिए एक स्पेशल टीम रखे, हर एक गांव में जाके कितना जमीन है उसका हिसाब लगा के उसको ठीक बांट के, कई कई गरीब लोग, विकास के लोग, आदिवासी लोग खेती कर रहे हैं, उनके नाम पर पट्टा वही बना के दे दो सबके सामने। और उसके बाद जो जमीन उत्तर भारत में गैर मजरूआ आम कहते हैं, बड़े लोग का अपने कब्जे में रखे, उसको वहां से हटा के वो जमीन भी गरीबों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल आगे गरीबों को बांटा जाए, ठीक होना चाहिए, वो हमारे पास में आना चाहिए। ये बात इसमें और भी कई बातें हैं तो पढ़ते हैं, दिखाया गया कि जमीन है, अगर जमीन कहीं कम पड़े तो खरीदो, खरीद के दे दो, दूसरी बात है तालीम हर बच्चे के लिए, लड़की के लिए और लड़के के लिए, दोनों के लिए अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। जो अमीर बच्चों को ज्यादातर ऊंचे जाते हैं, जो तालीम उनको मिलता है उसी तरह की तालीम शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, शेड्यूल के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को, गरीब मिलना चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोग भी अगड़ों के समान उठेंगे तब देश की प्रगति पूरी तरीके से होगा। जनता को, आम जनता को दबा के रखने से भारत कमजोर रहा। इसीलिए हमारा और चीन का फर्क है। अब मैं यही कर रहा हूँ, चीन ने सब कुछ ठीक किया, लेकिन वहाँ खेत मजदूर और खेत मालिक अलग अलग नहीं है, सब मिलके समष्टि से कर रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हर एक के पास नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ तालीम भी सबके लिए समान है। ये दो चीजों में और सेहत के बारे में, इन तीन विषयों में हम कमजोर रहे, इसीलिए भारत कमजोर है। तो ये सब बातें समझ के आपके जो नेतागण हैं उनको मैंने जो चिट्ठियां लिखी है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं सबसे बात, आपकी बात मैं करना है सबसे करना हो तो मैं एक पार्टी का रहूं, दूसरे से बात नहीं कर पाऊंगा। तो इसे मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सब पार्टी पर दबाव डालना है। कहीं ये पार्टी का गवर्नमेंट है, कहीं उस पार्टी का गवर्नमेंट है, कभी इस पार्टी का, कभी उस पार्टी का। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिखी है राहुल गांधी जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को। ये चाहिए स्त्री के लिए, ये चाहिए स्त्री के लिए, ये चाहिए पिछड़े वर्गों के लिए, ये चाहिए पिछड़े मुसलमानों के लिए। यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, आदिवासी और पिछड़े वर्गों में ये कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण की जरूरत है, क्योंकि वर्गीकरण ना रहे तो जो जिनके पास जमीन है उनको आरक्षण मिलता है और जो नीचे हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता। इसलिए वर्गीकरण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उतना ही नहीं, उनके आर्टिजन्स है, यानी जुलाहा, फिर बढ़ई, लोहार, कुम्हार, इस तरह के उन लोगों का पेशा खत्म हो रहा है। उन पेशों को मजबूत कराना है, उनका टेक्नोलॉजी बढ़ाना है, फिर उनका जो रिसोर्स है उनके ही साधन उनके हक में करना है। तो ऐसी बातें मैं हर विषय सूत्रता से यहाँ नहीं बोल सकती, समय का भी परिमिति है। तो राजेश उपाध्याय जो और भी कार्यक्रम रखे होंगे, इसलिए मैं नमो लिखित कुछ बातें आपसे कहा, ये सब समझ के। और सबसे अर्जेंट चीज है ये कानून
विशेष दलितों की विशेष योजना और आदिवासी की उप योजना के लिए कानून तुरंत बनना चाहिए। तैयार है, आज्ञा है, आपकी आवाज उठे, मांगे आप 25% पैसा आपका है, आपके हाथ में रहना चाहिए। आपके हाथ का मतलब जो आपके काम कर रहे हैं उनके हाथ से ये स्कीम सब बनना चाहिए। फिर कुछ अच्छे स्कीम जिनके उदाहरण मैंने दिया, और भी कई स्कीम सब होना है। बस्तियों का नवीकरण, मानवीकरण, बस्तियों का सभी लोगों, आप सब लोगों को ये शुभकामनाएं। और जो भी मुझसे मदद चाहिए, मेरा सहयोग चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे करना चाहिए, ऐसा बातें होता मुझसे बात कर सकता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी इसी में चली है और जो बचा कुचा है वो इसी में रहेगा। धन्यवाद। दो नारा से मैं इनकी बातों को इसमें समेटना चाहूंगा। मैं कहूंगा जो जमीन सरकारी है, आप बोलेंगे वह जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, मैं कहूंगा रात अंधेरी कट के रहेगी, आप कहेंगे धन और धरती बट के रहेगी। रात अंधेरी कट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी। धन्यवाद। अब इसके बाद में हमारे बीच में ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे। अंधेरी रातें कट के रहेंगी, अंधेरी रातें कट के रहेंगी। सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अभी